हाल ही में सरकार के द्वारा एक कानून लाया गया है जिसे कहते हैं क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म एक्ट, मतलब आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम। तो ये जानना चाहिए हमें कि इस कानून में कितने कानून हैं, क्योंकि 3 कानूनों के समूह को ही आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम का नाम दिया गया है। तो ये जानना ज़रूरी है कि इसके अंदर कितने कानून हैं, उन कानूनों के महत्वपूर्ण प्रावधान क्या हैं। दूसरा, हमें ये जानना चाहिए कि ऐसी कौन सी स्थितियां थीं जिनके कारण इस कानून को लाने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन दोनों एस्पेक्ट पे हो सकता है या एक एस्पेक्ट पर हो सकता है। तो हमें ये जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपन उन परिस्थितियों को देख लेते हैं, उन उन कमियों को देख लेते हैं जिन कमियों को दूर करने के लिए इस कानून को लाने की आवश्यकता पड़ी। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो हमारे 3 कानून लाए गए हैं वो पिछले 3 कानूनों के जगह पर लाए गए हैं। अपन एक के बाद एक इस पर चर्चा करेंगे। जैसे भारतीय न्याय संहिता है, तो उसको आईपीसी 1860 के स्थान पर लाया गया है। जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसको सीआरपीसी के स्थान पर लाया गया है। और जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, उसको इंडियन एविडेंस एक्ट के स्थान पर लाया गया है, जो 1872 का है। तो वन बाय वन इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन कमियों को देख रहे हैं। तो जो सबसे पहली कमी थी पुराने लॉज पर, वो थी लैक ऑफ मॉडर्नाइजिंग। तो लैक ऑफ मॉडर्नाइजिंग क्यों एक कमी के रूप में हमेशा समझ में आ रही थी? इसकी वजह यह है कि जैसा कि हमने कहा कि पिछले 3 कानून के स्थान पर यह कानून लाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि वो कानून हमारे आज़ादी से भी पहले के थे, तो वो कानून काफ़ी पुराने थे। तो लैक ऑफ मॉडर्नाइजिंग मतलब कि हिंदी में आप कहेंगे कि आधुनिकता का अभाव था उन कानूनों में। तो ओल्डर देन इंडिपेंडेंस डेंस। दूसरा जो एक लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन का जो बिंदु निकल के आता है, वो इसलिए आता है क्योंकि ये डिजिटली एविडेंस को स्वीकार नहीं करते हैं। डिजिटली एविडेंस को स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये ज़रूरत थी कि कुछ ऐसा कानून लेके आना चाहिए कि जिससे जो हमारे डिजिटली एविडेंस है उनको एक्सेप्ट किया जा सके। तीसरा जो लैक ऑफ मॉडर्नाइजिंग का जो निकल के आता है, वो इसलिए निकल के आता है कि हमारे जो ज्यूरिस्प्रूडेंस हैं, जो विधि शास्त्र हैं, उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ लक्ष्य हैं कि कुछ नॉर्म्स के आधार पर, कुछ मानदंड के आधार पर, तो उन सभी लक्ष्यों को उस मानदंड के आधार पर जो हमारे पुराने 3 लॉज हैं वो फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, जिसके वजह से ये आवश्यकता हुई कि एक नया कानून लेके आया जाए जो हमारे वर्तमान के जो हमारे ज्यूरिस्प्रूडेंस हैं, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल किया जा सके, उनके लक्ष्यों को पूर्ण किया जा सके। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं लैक ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑब्जेक्टिव्स।
तो यहाँ पर 3 बिंदु आप मॉडर्नाइजिंग के, आधुनिकता के अभाव के अंतर्गत लिख सकते हैं, जिसमें ये कह सकते हैं कि ये जो पिछले कानून थे वो आज़ादी से भी पुराने हैं। दूसरा आप ये कह सकते हैं कि जो ये कानून थे वो डिजिटली एविडेंस को स्वीकार नहीं करते थे। तीसरा ये कह सकते हैं कि समय के अनुसार जो हमारी विधि शास्त्र है, जो हमारी न्याय प्रणाली है, उसके जो लक्ष्य हैं, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो फुलफिल पुराने कानून नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से हमें ये आवश्यकता पड़ी कि हम एक नया कानून लेकर आए। अब कानून लेके आने के पीछे दूसरी वजह देख लेते हैं। तो दूसरी वजह जो थी वो थी पेंडेंसी एंड टाइमली सॉल्यूशन। मतलब पेंडेंसी और टाइमली सॉल्यूशन को आप एक रिपोर्ट है, एक स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स ऑफ रीजन, एक सांख्यिकी लाई गई थी जेल के ऊपर कि जेलों में जो बंद कैदी हैं उनकी क्या संख्या है, उनको किस प्रकार से कितनी सजा दी गई है, कौन अंडर ट्रायल है। तो ये स्टैटिक्स में ये कहा गया था कि जो हमारे लगभग 75% जो प्रिजनर्स रह रहे हैं, मतलब जो कैदी रह रहे हैं, वो अंडर ट्रायल है, और जो लगभग 11,000 जो हमारे कैदी हैं, उनमें उन्हीं को बस लगभग 5 साल से ज़्यादा की सज़ा के लिए उनको कैद में रखा गया है। तो इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे जो सिस्टम है और जो हमारे सिस्टम का सलूशन है वो कितना बर्डन पड़ता जा रहा है हमारे जेलों के ऊपर। तो एक जेल सुधार से संबंधित ये एक कानून लाना इम्पोर्टेंट था। दूसरा, आप पेंडेंसी को ऐसे समझ सकते हैं कि लगभग 4.7 करोड़ जो केसेस हैं वो आज भी जुडिशरी में लंबित हैं। तो इससे आप कितना लंबित है केसेस, इनका अनुमान आप लगा सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये ज़रूरी था कि पेंडेंसी और जो टाइम कंज्यूम हो रहा है केस को निपटान में, उसको कम किया जाए। तीसरा जो मेन वजह थी वो थी रिकमेंडेशंस। रिकमेंडेशंस समय समय पर कई कमेटियों के द्वारा, कई कमीशन के द्वारा ये रिकमेंड किया गया कि हमें एक अपने जुडिशियल सिस्टम और जूरिस्प्रूडेंस के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करने के लिए, उनको सुदृढ़ करने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम एक नए कानून को लेके आए। तो इसमें सबसे पहले आप लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया था, लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया था। दूसरा किया था मैलिमथ कमेटी ने, मैलिमथ कमेटी ने किया था। मैलिमथ कमेटी 2003 में ऑर्गेनाइज्ड हुई थी। और इसके बाद जिस कमेटी ने किया है उसका नाम था जस्टिस वर्मा कमेटी, जस्टिस वर्मा कमेटी। तो ये 3 ऐसे एक कमेटीज थे
जिन्होंने ये रिकमेंड किया था कि हमें नए कानून की आवश्यकता है, जिसमें हम कुछ ऐसे प्रावधान करें जिससे हमारी जो न्याय प्रणाली है वो एक तीव्रता के साथ काम करे। तो ये पूरी वजह थी। अब ये देख लेते हैं कि कौन सा कानून क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत लाया गया है और उसकी अपनी खास बात, उसके अपने खास प्रोविजंस क्या हैं और कौन सा कानून किस कानून को रिप्लेस करेगा, किस पुराने कानून को रिप्लेस करेगा। तो इसमें आप जो सबसे पहला कानून है वो है भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता जो विस्थापित करेगा जिस पुराने कानून को, उसका नाम है आईपीसी 1860। इसके बाद जो दूसरा नया कानून है वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये रिप्लेस करेगा सीआरपीसी को, सीआरपीसी 1973। सीआरपीसी मतलब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तीसरा जो कानून है वो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये रिप्लेस करेगा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। तो ये अपने पूरे नए कानून हैं, ये अपने पूरे नए कानून हैं और ये अपने पूरे पुराने कानून हैं जिनको नए कानून विस्थापित करेंगे। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हर कानून से संबंधित जो इनके विशेष प्रावधान हैं उनको एक एक करके अपन देख लें। तो सबसे पहले देखते हैं भारतीय न्याय संहिता का। भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी को रिप्लेस करेगा। तो इसका जो सबसे पहला प्रावधान है वो कम्युनिटी को लेके है, यानी समुदाय को लेके है। इसमें ये कहा गया है कि यदि कोई कम्युनिटी पहली बार कोई छोटे मोटे ऑफेंस कर रही है, अपराध कर रही है, तो उसको भी दंडित किया जाएगा। अभी तक ऐसा होता था कि अगर कोई कम्युनिटी छोटे मोटे अपराध करती थी और फर्स्ट टाइम करती थी तो उसको दंडित नहीं किया जाता था, लेकिन अब इस कानून में ये प्रावधान है कि अगर फर्स्ट टाइम भी छोटे मोटे कोई अपराध होते हैं तो उन्हें दंडित किया जाएगा। दूसरा है वुमेन से संबंधित। वुमेन से संबंधित ये है कि सबसे पहले जो वुमेन के विरुद्ध अपराध हो रहे हैं उनको मेजर कैटेगरी दी गई है और मेजर कैटेगरी में 16 से 18 साल से अगर 16 और 18 साल के बीच में यदि कोई ऐसी महिला है जिसके साथ
ऐसे कृत्य होते हैं जो एक बलात्कार के हैं, तो इसमें जो अपराधी है उसको मृत्यु दंड की सजा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। और ये खास इसलिए है क्योंकि इसको मेजर कैटेगरी का क्राइम घोषित किया गया है। तो पहला तो 16 से 18 तक के लिए किया गया है, 16 से 18 के लिए किया गया है मेजर। और दूसरा जो इनके लिए कानून बनाया गया है वो ये बनाया गया है कि आए दिन लिव इन रिलेशनशिप के मामले बढ़ रहे थे और इनके समाधान करने के लिए ये कानून लाना पड़ा। और इस कानून में ये प्रावधान किया गया कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी महिला को बहला फुसका कर या फॉल्स प्रॉमिसेस करके, झूठे वादे करके उनका दुरुपयोग करता है, तो उसको भी इस कानून के अंतर्गत अपराध पूरी तरह से मान लिया गया है। अभी केस चलता था, वो अपराधी आरोपी होता था, फिर अपराधी घोषित होता था। लेकिन इस कानून के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि यदि महिला कहती है कि मुझे बहला फुसलाकर या मेरे साथ झूठे वादे कर कर मेरा दुरुपयोग किया गया है, तो वो इसमें अपराध की श्रेणी में आएगा, यानी डिसीटफुल और या आप बोल सकते हैं फॉल्स प्रॉमिसेस। इस प्रकार के यदि कार्य होते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में माने जाएंगे। तीसरा जो कानून था वो सेडिशन से संबंधित है। सेडिशन में आप ऐसे समझिए कि अगर कोई विरोध करने के लिए उकसा रहा है, यदि कोई शस्त्र के साथ विरोध कर रहा है, यदि कोई बहुत ही विध्वंसकारी गतिविधि कर रहा है, या यदि कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता में समस्या आ रही है, उसकी जो सुरक्षा है उसमें खतरा उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसे अपराध को सेडिशन से अलग रखा गया है, लेकिन इनको पनिशेबल बना दिया गया, मतलब दंडात्मक इन्हें बना दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के कृत्य करता है तो वो दंडनीय अपराध माना जाएगा। चौथा जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन है वो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का सबसे पहले आपको मतलब समझना जरूरी है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब ये होता है कि यदि कोई ऐसी गतिविधि है जो लॉ के विरुद्ध है तो वो गतिविधि अवैध मानी जाएगी, लेकिन यदि वही गतिविधि बार बार की जा रही है तो उस गति को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी संस्थागत क्राइम की संज्ञा दी जाएगी। और सेडिशन को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रद्रोह या देशद्रोह। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंतर्गत कुछ चीजों को रखा गया है, जैसे किडनैप को रखा गया है, एक्सटॉर्शन को रखा गया है। एक्सटॉर्शन मतलब वसूली, किडनैप, मर्डर को रखा गया है। फिर लैंड ग्रैबिंग को रखा गया है, मतलब भूमि पर नियंत्रण। इस प्रकार के जो कृत्य हैं उन्हें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंतर्गत रखा गया है, यदि यह कृत्य बार बार किए जा रहे हों तो। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन है वो रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, बर्थ, लैंग्वेज, इसके आधार पर किया गया है।
तो इसको दो कैटेगरी में डिवाइस किया गया है। जैसे या तो आपने किसी का मर्डर कर दिया, या आपने ग्रेवसली किसी को हर्ट किया, मतलब उसको आत्मिक दुख दिया या उसका मर्डर किया। और ये चीजें कास्ट कास्ट रेस रिलीजन, कास्ट, सेक्स, बर्थ प्लेस, इन सभी चीजों को, लैंग्वेज आदि के आधार पर अगर आप करते हैं तो इसके लिए भी एक कठोर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। तो ये था भारतीय न्याय संहिता। आप देखेंगे अपन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में मुख्य रूप से नागरिक की सुरक्षा के लिए प्रावधान किए गए हैं, जिसमें दो बातों को ध्यान में रखा गया है कि पहला तो जो जेलों में कैदियों की संख्या बढ़ रही है उसमें कमी लाई जा सके, और जो हमारे प्रोसीडिंग में अगर हमारे सुरक्षा के खिलाफ कोई कृत्य हो रहा है तो उस पर रोकथाम लगाई जा सके। तो एक एक करके देख लेते हैं। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें अगर कोई अपराध कर रहा है तो इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है फर्स्ट टाइम क्राइम की, यानी पहली बार किए जा रहे अपराध की। दूसरी कैटेगरी है एक से अधिक बार किए अपराध की। और तीसरी कैटेगरी है कि अगर कोई अपराध आपने किया है और फर्स्ट टाइम ही है, लेकिन उसकी जो सजा है वो है उम्र कैद की, या उसकी सजा है डेथ पेनाल्टी की, मतलब कि फांसी वगैरह की, तो उसमें से संबंधित इसमें प्रावधान किए गए हैं। तो फर्स्ट टाइम अगर कोई करता है, तो फर्स्ट टाइम में दो कैटेगरीज में किया गया है। एक तो यदि कोई व्यक्ति पहली बार अपराध करता है और उस आरोप में वह जो मैक्सिमम मिलने वाली सजा है, यदि उसका 1/3 मतलब लगभग 33% सजा वो काट चुका है, तो उससे एक बॉन्ड भरवाया जाएगा और उसको रिलीज किया जाएगा। पहला तो ये है। दूसरा ये है कि यदि कोई व्यक्ति उस अपराध में मैक्सिमम मिलने वाली सजा का यदि 50% काट चुका है तो उसको बेल दी जाएगी, इसमें बेल दी जाएगी और इसमें बॉन्ड भरवाया जाएगा। तो ये फर्स्ट टाइम वाले अपराध में है। अब देख लेते हैं 1+ वाले अपराध में। तो 1+ वाले अपराध में ये रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, नो रिलैक्सेशन, किसी भी प्रकार नो रिलैक्सेशन, किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। और तीसरा जो था, यदि फर्स्ट टाइम ही कोई अपराध करता है लेकिन उस अपराध में उम्र कैद का प्रावधान है या डेथ पेनाल्टी का प्रावधान है तो उसमें नहीं मिलेगा। मतलब डेथ पेनाल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अगर डेथ पेनाल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब कि उम्र कैद का प्रावधान है उस आरोप में, तो उसको रिलीज नहीं किया जाएगा। फिर अपन देख लेते हैं कि जो अगर कोई पीड़ित है और जो भी कार्रवाई चल रही होती है जांच की, तो उसमें कार्रवाई में जांच में कुछ ऐसी जांचें हैं जिसमें प्रियर
कंसेंट लेना होगा, पहले सहमति लेनी होगी पीड़ित की, उसके बाद वो जांच की जा सकेगी। जैसे अगर कोई गर्ल है, और वो रेप सर्वाइवर है, तो किसी भी प्रकार की जांच, शारीरिक जांच करने के लिए गर्ल की पहले सहमति जांच टीम जो रहेगी वो लेगी, उसके बाद वो उस तरीके की जांच कर सकती है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन है वो फॉरेंसिक से लेके है। फॉरेंसिक मतलब इसमें ऐसा प्रावधान किया गया है कि यदि 7 साल से ज्यादा उस आरोप में सजा का प्रावधान है तो फॉरेंसिक जांच का होना मैंडेटरी है इसमें। और यदि किसी राज्य में फॉरेंसिक जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो उस राज्य को दूसरे राज्य के जो लैब्स हैं उनसे फॉरेंसिक जांच करवानी पड़ेगी। लेकिन ये अनिवार्य कर दिया गया है कि यदि 7 साल से अधिक की सजा वाले आरोप लगे हैं तो उसमें फॉरेंसिक जांच करवाना अति आवश्यक, अनिवार्य है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन है वो है सिग्नेचर एंड फिंगर इम्प्रेशन का। मतलब हस्ताक्षर और आपके उंगलियों के निशान के आधार पर किए जाने वाले जांच। इसमें डीएम को ये पावर दी गई है कि डीएम आवश्यकता अनुसार या तो कोई व्यक्ति जेल में है उसकी, या तो कोई व्यक्ति जेल के बाहर है और आरोपी है या किसी भी जांच के लिए उसको लाया गया है, तो डीएम के पास ये पावर होगी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, कि वो ये आदेश दे सके कि इस व्यक्ति के सिग्नेचर लिए जा सकते हैं, हस्ताक्षर सिग्नेचर लिए जा सकते हैं, हैंड राइटिंग ली जा सकती है, किसी भी प्रकार का फिंगर इम्प्रेशन लिया जा सकता है, ब्लड सैंपल्स लिए जा सकते हैं। इस प्रकार के जो भी आदेश हैं उसको पारित करने के लिए डीएम को ये पावर दिया गया है। तो ये था नागरिक सुरक्षा संहिता। अब अपन देख लेते हैं नागरिक साक्ष्य अधिनियम। भारतीय नागरिक भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक साक्ष्य, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सॉरी, भारतीय भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसमें ज़्यादा नहीं है, बस मेजरली इसमें ये इंक्लूड किया गया है कि इसमें जो डिजिटल एविडेंस को मान्यता दी गई है। दूसरा है कि इसमें यदि कोई जेल में कोई कैदी है और उसने अपना ओरली मौखिक रूप से अपना बयान दिया है और यदि वो बयान उसके किसी रिलेटिव के सामने दिया गया है, तो अभी तक ये होता था कि कोर्ट में वो व्यक्ति अपने बयान बदल देता था, लेकिन अब वो व्यक्ति कोर्ट में अपने बयान नहीं बदल पाएगा। वो बयान उसका एक साक्ष्य, एक एविडेंस के आधार पर ही माना जाएगा। तो ये हो गया इसका ओरल एविडेंस।
इसके अलावा इसमें एक और प्रोविज़न किया गया है जॉइंट ट्रायल का। जॉइंट ट्रायल का प्रोविज़न शामिल करने के पीछे उद्देश्य ये था कि इतने सारे कैदी हैं जिसमें कैदियों का दबाव जेल में बढ़ता जा रहा है, तो किस प्रकार से हम ऐसी व्यवस्था लाएं कि जेल में कैदियों की संख्या को कम किया जा सके। तो इसमें जॉइंट ट्रायल का प्रावधान किया गया है। जॉइंट ट्रायल, जॉइंट ट्रायल का मतलब ये है कि यदि कोई दो व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्ति एक ही तरह के आरोप पर सजा काट रहे हैं या अंडर ट्रायल हैं, तो उनकी जो सुनवाई होगी वो दोनों की एक साथ होगी। इससे क्या होगा कि न्याय निर्णय प्रक्रिया में तेजी आएगी और जो हमारी न्याय प्रणाली है उस वो भी सुदृढ़ होगी। तो ये तीनों कानून थे। अब अपन नेक्स्ट पर भी चर्चा करेंगे कि जो नेक्स्ट कानून है, जैसे चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन से संबंधित एक कानून लाया गया है।